स्वागत है बच्चों आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पहले देखा कि किस तरह से फॉरेनर इन्वेजन भारत की तरफ हो रहे थे। हमने बच्चों देखा कि किस तरह से जो मुगल थे वो अब इंडिया में आ चुके थे। इससे पहले एक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपनी एम्बिशियसनेस को, अपनी एम्पीरियलिज्म को पूरा करने के लिए इंडिया पर अटैक किया, और इस अटैक का राजस्थान में सबसे बड़ा इफेक्ट पहली बार हुआ रणथंभौर के हमीर चौहान के डिफीट होने पर। देखिए बच्चों, इसके बाद नंबर लगा मेवाड़ का। मेवाड़ कहां पर था, अपने थोड़ा सा मैप देख लेते हैं ना। ये था दिल्ली, ओके। इसके बाद ये क्या था, रणथंभौर, जहां का हमीर देव था। ओके बच्चों, यहां पर था कौन था बच्चों, यहां पर ओके मेवाड़। मेवाड़ आज के उदयपुर और उसका आसपास का एरिया, इसके साथ इसमें था चित्तौड़गढ़। बच्चों उदयपुर तो बाद में बना था, इससे पहले चित्तौड़गढ़ ही था, ठीक है। इस जगह पर था गुजरात, और यहां था मालवा। ओके बच्चों, मैप पता लग गया अब क्या कहां कहां पर है। अब इसने इसको हरा दिया, इसकी बाउंड्री इसके साथ लग रही है। अब भाई बाउंड्री लग रही है तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो तय है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, मेवाड़ या चित्तौड़ के बारे में। तो देखिए बच्चों, क्या था इससे पहले, समर सिंह थे, रावल समर सिंह यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के किंग थे मेवाड़ के। तो समर सिंह के जो टाइम ऑफ पीरियड था वो था 1273 से 1302। रावल समर सिंह, इनका टाइम था 1273 से लेकर 1302। उसके बाद अपने रावल रतन सिंह, इन्हीं के बेटे थे, वो राजा बने। इनका टाइम ऑफ पीरियड था सिर्फ 1 ईयर था। ओके बच्चों, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या कॉजेज थे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अटैक किया या इन्वेजन किया। तो कॉजेज, सबसे पहली बात थी बच्चों इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह वर्ल्ड विनर बनना चाहता था। उसका सपना था कि वो भी पूरी दुनिया में राज करे, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि पहले पड़ोसियों को तो हराए। और पड़ोस में कौन था उसके, सबसे पहले रणथंभौर और उसके बाद मेवाड़ या चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। चित्तौड़ को उसने हराना था, तो इसलिए सबसे पहला कारण था उसका इंपीरियलिज्म। दूसरा, अब देखो बच्चों, जो मेवाड़ था उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। जैसे कि उसने कुछ बार अपनी जो फोर्स थी वो गुजरात पर हमला करने के लिए भेजी थी, लेकिन मेवाड़ ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हीं को लूट लिया, उन्हीं से टैक्स ले लिया, ठीक है। तो इसके कारण थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी नाराज था, लेकिन उसने बहाना ढूंढना था, कैसे ना कैसे अटैक करना था। तो ये उसके बहाने कह सकते हैं अपने, या फिर छोटी छोटी चीजें जिसके कारण हो सकता है कि मेवाड़ पर इसी कारण से हमला हुआ हो। इसके कारण क्या था बच्चों, मेवाड़ जो था उसने आसपास की थोड़ी थोड़ी टेरिटरी को भी ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था समर सिंह के टाइम में। रतन सिंह के पिताजी समर सिंह, उनके टाइम में मेवाड़ ने काफी टेरिटरी को ले लिया था, अपनी टेरिटरी में एक्सपेंशन कर लिया था। अब एक बंदा बड़ा, उसका पड़ोसी भी बड़ा, तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। पड़ोसी बड़ा है, कभी मेरे पर अटैक ना कर दे, या उसकी लोकेशन, उसकी स्ट्रेटजी कभी ऐसी ना हो जाए कि वो मुझ पर भारी पड़ जाए। तो क्या था, मेवाड़ की जो पावर थी ये उसके लिए सबसे बड़ा ही खतरा था। थर्ड कोज था बच्चों चित्तौड़। चित्तौड़ की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी वो काफी खास थी। कैसे,
अगर अपने दिल्ली से साउथ की तरफ जाना है, चाहे बॉम्बे की तरफ, चाहे साउथ इंडिया गुजरात की तरफ, तो या तो हमें चित्तौड़ के बीच से जाना पड़ेगा या उसके आसपास से। यानी कि अगर ये दिल्ली है, ये है गुजरात, ये है चित्तौड़, ये है बॉम्बे वगैरह सब कुछ, तो अगर यहाँ पर जाना है ना, साउथ में जाना है, यहाँ पर जाना है, तो चित्तौड़ के आसपास से जाना पड़ेगा। मतलब चित्तौड़ रास्ते में आएगा। अब चित्तौड़ वाले भले मानस भी नहीं है, तो ये इस पर कभी अटैक ना कर दे, कभी इसको रोक ना दे, या कभी ये लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं तो इनकी फोर्स को रोक ना दे, दिक्कत ना खड़ी कर दे। तो इसके लिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी खास थी। दूसरा, अगर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर होता तो उसके पास हर कोई था नजदीक, कहीं पर भी इन्वेजन कर सकता था। यानी कि जो चित्तौड़ थी उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो काफी खास थी। फोर्थ कोर्स फोर्थ कोर्स था पद्मिनी। अब पद्मिनी कौन थी? मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में एक एपिक लिखा गया था, एक टेक्स्ट लिखा गया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था ये। इसने लिखा था कि एक रानी है पद्म में पद्मावती भूल देते हैं ना, पद्मिनी रानी थी एक, वो काफी सुंदर थी, काफी प्रिटी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार रतन सिंह को कहा भी ये रानी चाहिए, मुझे भेज दो। वो कहता भी ऐसे कैसे, मेरी शादी हुई है इससे। वो कहता फिर आज लड़ाई करते हैं। तो इस तरह से एक रानी के कारण दोनों की लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उसने भेजा नहीं था उसको। जो भी कारण था, ऐसे कैसे दे दे भी, सही बात है उसकी, ठीक है ना, कोई बंदे की इज्जत होती है। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी जिसके कारण ये लड़ाई हो गई थी। तो कह सकते हैं कि काफी कॉजेज थे जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये होना अब बिल्कुल तय था। तो हमला हुआ, लड़ाई हुई, उसकी तारीख थी 28 जनवरी 1303। ओके बच्चों, इस टाइम में क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये पहुंच गया चित्तौड़। चित्तौड़ का जो फोर्ट था उसके आसपास ही डेरा डालकर बैठ गया। लेकिन भी चित्तौड़ की लोकेशन काफी अच्छी थी, चित्तौड़ दुर्ग जो था, फोर्ट था, काफी अच्छा था। तो उसने पूरा अपना जोर लगा लिया, लेकिन बात नहीं बनी। उसने ना उसके आसपास, चित्तौड़गढ़ के आसपास, उसको तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर या उस पर निगरानी रखने के लिए खड़ी कर दी, और इस पर कुछ लोगों को बिठा दिया जिसको कहा गया मजनीक। लेकिन बात कहाँ बनने वाली थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग इतना बड़ा फोर्ट है बच्चों, कि उसमें एग्रीकल्चर भी होती है, घूमने फिरने की बढ़िया जगह भी है, बहुत बड़ा फोर्ट है। तो काम चल रहा था, अंदर खाना पीना था उनके पास, ठीक स्टॉक था, चल रहा था। लेकिन एक ना एक टाइम तो आएगा जब स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट 8 मंथ के बाद उनके लाले पड़ गए, जिसके, चित्तौड़ वालों के। वो बाहर आ गए, लड़ाई की उन्होंने। जो राजपूत योद्धा थे, वॉरियर्स थे, उन्होंने लड़ाई की, और लड़ते लड़ते वो कैजुअलिटी की तरफ चले गए, और उसे कहेंगे अपने केसरिया। केसरिया का मीन क्या है कि अगर किसी लड़ाई में राजपूत मर जाएं, या इस तरह से लड़े कि हमें तो मरना ही मरना है, हमारी तो कैजुअलिटी होनी ही होनी है, तो उसे कहेंगे अपने केसरिया। और अब जो वहां की लेडीज थी, औरतें थी, महिलाएं थी, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए खुद ही सुसाइड्स अटेम्प्ट किए, बड़ी बड़ी आग के जो वहां पर वॉल्स थे, वेल्स थे, उसमें छलांग लगाकर। तो उसको कहा गया जौहर। और इस चीज को कंबाइनली कहते हैं अपने साका। तो चित्तौड़ का जो फर्स्ट साका था वो कब हुआ था? वो हुआ अगस्त 1303 में, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि फरिश्ता जब था, फरिश्ता एक राइटर था, एक मुस्लिम राइटर था, उसने खजाइल उल फुतुह, फरिश्ता नहीं सॉरी, अमीर खुसरो, हाँ,
फजाइल उल कुतुब, या इसका एक और नाम भी है तारीख ए अलाई। इसमें इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है कि लगभग अप्रोक्सीमेट 30,000 इस तरह के लोग थे, जिसमें लेडीज थे, जिसमें छोटे छोटे चिल्ड्रंस थे, जिनकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था, उनको मरवा दिया गया और उनकी ऐसी तैसी कर दी गई। अमीर खुसरो ने ये बात लिखी है। अभी ऐसे तैसे तो क्या लिखा होगा उसने? अपनी भाषा में उसने लिखा होगा, मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ। इस तरह से सारी बात हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो चित्तौड़गढ़ था उसका नेम चेंज कर दिया गया और उसका नेम रखा गया खिजराबाद। इसका नेम रखा गया चित्तौड़गढ़ का। ओके बच्चों, और खिजराबाद था जो यहाँ का जो किंग था या यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर से बनाया गया खिजर खां को। और खिजर खां कौन था? ये था भाई अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, उसका सन। तो वो यहाँ पर राज करने लगा। अब बच्चों क्या था कि जो पद्मिनी की बात कर लेते हैं। पद्मिनी कौन थी? पद्मिनी जो थी वो सेहल आइलैंड, सेहल द्वीप की एक सुंदर सी रानी थी, सुंदर सी राजकुमारी थी। सॉरी, पूरी कहानी जानेंगे इसकी, क्या कहानी थी इसकी। श्रीलंका जिसे अपने कहते हैं आज के टाइम में श्रीलंका, उसको कहते हैं सिंहल द्वीप। वहां की एक, वहां पर एक गंधर्व सेन नाम के किंग थे, और उनकी वाइफ थी, जो थी उनकी वाइफ का नाम था चंपावती। और इनकी एक बेटी थी, उसका नाम था पद्मिनी। कहते हैं कि ये काफी सुंदर थी और इसके पास एक तोता था, एक पैरट था जो बड़बड़ बोलता था, बुद्धिमान था, वाइस था, काफी बातें आती थी उसको। उसका नाम था, पैरट का नाम हीरामन। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। एक बार क्या हुआ कि पद्मिनी के पास जो तोता था ये उड़ गया भी, उड़कर चला गया किसी के पास, उड़ता उड़ता चला गया और एक बंदा था बहलोलिया नाम का, उसने इसको पकड़ लिया। पकड़ कर ये ले गया किसके पास? रतन सिंह के पास। जाकर उसको कहा भाई ये देखो तोता कितना सियाना है, कितना सियाना पैरट है, इसको ले लो भाई। उसने देखा वो तो बड़बड़ लगा पड़ा है, जो उससे पूछ लो वही बता रहा है। वो कहा भाई ठीक है भाई ये तो मैं लूंगा। उसने इसको पैसे दे दिए और तोता ले लिया। अब तोता ले जाकर उसने अपने दे दिया रानी को। रानी का क्या नाम था? उसकी क्वीन का नाम नागमती। इसकी क्वीन थी नागमती, ये भी काफी सुंदर थी। एक दिन ये बैठी तैयार हो रही थी, तैयार होते होते उसने हीरामन से पूछा, अभी बेटा हीरामन है, ऐसे बता कि मेरे से सुंदर की है क्या? हीरामन को कहती। तो ये जो हीरामन था ये कहता भाई किसी पाउंड में ना अगर कोई हेरन यानी कोई बगुला हो, तो उसको लगता है कि वही सुंदर है जब तक वहां पर कोई हंस ना आ जाए। हंस तो पता आपको ना? तो कहते ऐसी बात है। ये बात सुन ली भी रतन सिंह ने भी, इतनी सुंदर भी कोई चीज है क्या? इतनी सुंदर भी कोई महिला है? कहां पर है महिला? वो है श्रीलंका में। तो ये भी जोगी बनकर पहनकर भगवे कपड़े पहुंच गया श्रीलंका। वहां पर ही काफी समय तक रहा, ठीक है, घूमता रहा। और एक दिन वो मिल गया पद्मावती से। पद्मावती और इन दोनों की बातचीत हुई, इन्होंने सोच लिया दोनों ने भी शादी करेंगे। अब शादी करने के लिए चाहिए पिताजी की परमिशन। पिताजी कौन थे इसके? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन ने इससे पूछा भाई तेरी डायनेस्टी क्या है, किस वंश से है तू, घर का क्या करे तेरा? कह देवी मेवाड़ से आए हैं, राजपूतों के यहां से, खून दौड़ रहा है बलिदानी का हम में। तो भाई ठीक है,
शादी कर दी गंधर्व सेन ने पद्मावती से, किसकी? रतन सिंह की। अब ये आगे घर पर इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को कैसे लगा कि ये इतनी सुंदर रानी है? तो भी कहानी है कि यहाँ पर एक तांत्रिक था, राघव चेतन उसका नाम था। क्या नाम था उसका? राघव चेतन। तो ये जो तांत्रिक था ना, इसकी एक बार लड़ाई होगी किसके साथ? रावल रतन सिंह के साथ। रतन सिंह के साथ लड़ाई होगी तो उसने कह दिया भी रतन सिंह को, अब तो तेरी खैर नहीं। वो चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी को जाकर बताया कि रतन सिंह की एक रानी है, उसका नाम है पद्मावती, काफी सुंदर है। ये सुनकर भी रतन सिंह रह गया भुचक्का, भी इतनी सुंदर रानी। रतन सिंह क्या, अलाउद्दीन खिलजी रह गया भुचक्का, भी इतनी सुंदर रानी है। उसने कहा उसको, रतन सिंह को भी अपनी रानी भेज दे। वो माना नहीं। तो क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर, और रतन सिंह को वो एज ए वॉर प्रिजनर वहां से ले गए। एज ए वॉर प्रिजनर ले गए। उसके बाद जो रानी पद्मावती थी, उसने सोचा, रानी पद्मिनी ने, कि चलो ठीक है, मैं अपने पति को छुड़ाऊंगी। उसने लेटर लिखा किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, मैं आ रही हूँ, अकेली नहीं आऊंगी, मैं अपने साथ अपनी 1600 जो फ्रेंड्स हैं उसको लेके आऊंगी। तो बच्चों क्या हुआ, एक पालकी है ना, पालकी होती है, उसमें बिठाकर सहेलियों को नहीं, जो वॉरियर्स थे उसमें बिठाकर ले गए। एक में बैठ के वो खुद गई, कौन? रानी पद्मावती, क्वीन पद्मावती। बैठकर वो चले गए दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास। उसने पद्मिनी ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी से कि मैं एक बार अपने हस्बैंड से मिल लूं, उसके बाद ठीक है फिर मैं यहाँ पर रह लूंगी। उसने कहा भी ठीक है मिल लो, क्या दिक्कत है। दोनों मिले पति पत्नी। इतने में राजपूत वॉरियर्स बाहर आ गए, अटैक कर दिया। उसमें सबसे खास थे गौरा एंड बादल। काफी ये ब्रेवरी से लड़े और उसके बाद उन्होंने काफी वहां पर कांड किए, ठीक है ना। लेकिन सभी मारे गए। पद्मावती ने जोहर कर लिया और राणा रतन सिंह और उसकी आर्मी ने केसरिया कर दिया। केसरिया और जोहर मिलके हो गया साका। ये बात की जानकारी हमें मिलती है एक तो मलिक मोहम्मद जायसी, इसका एक ग्रंथ है कौन सा? पद्मावत। एक मिलती है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे फरिश्ता का गुलशन ए इब्राहिमी। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड की जो एनालिसिस ऑफ राजस्थान। इसके अलावा मुहनोत नैन्सी की मुहनोत नैन्सी रिख्यात। और भी बहुत सारे हैं, इन्होंने ये लिखा है कि इस तरह के कांड हुए हैं। लेकिन जो राजस्थान का सबसे खास पोइट है सूर्यमल मिश्रण, उसने कहा कि ये बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौन सी बात बकवास है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये कहानी नहीं हुई थी। एक बार क्या था, अलाउद्दीन खिलजी गया था चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। उसने काफी मत्थापच्ची कर ली कि मैं ले जाऊं पद्मिनी को, उसको पद्मिनी मिली नहीं। तो उसने क्या था कि ये खड़ा है अलाउद्दीन, यहाँ पर एक मिरर, यहाँ पर है फोर्ट। तो उसने इस मिरर में से देखा पद्मिनी को। बच्चों इतनी दूर मिरर में से पद्मिनी कैसे दिख जाएगी? तो ये बात सूर्यमल मिश्रण को पची नहीं। उसने कह दिया कि कहानी कुछ नहीं है, कहानी धक्का है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। तो खैर इतिहास है, अपने इतिहास के बारे में केवल अपने व्यूज दे सकते हैं। सच क्या है झूठ क्या है ये तो भगवान जाने, ठीक है ना। इस तरह की कुछ बात हुई। इसके बाद जो बात आएगी महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा उस टाइम के कितने अच्छे राजा, महाराणा प्रताप के जो सक्सीड एंसेस्टर्स थे वो, ठीक है ना, महाराणा कुंभा।
महाराणा कुंभा थे, जो उनके फादर का नाम था महाराणा मोकल और उनकी माता का नाम था, उनकी मॉम का नाम था सौभाग्यवती। फादर थे मोकल और सौभाग्यवती। सौभाग्य देवी था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 1433 से लेकर 1468 तक इसका टाइम ऑफ पीरियड रहा है। काफी ब्रेव था ये, और इसके साथ साथ अपने बात करेंगे कि कहानी शुरू कहां से हुई। देखिए बच्चों, क्षत्र सिंह थे। क्षत्र सिंह, महाराणा क्षत्र सिंह, इन्हीं के एंसेस्टर्स थे, महाराणा क्षत्र सिंह। महाराणा क्षत्र सिंह थे, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1364 से लेकर 1382 तक था। तो इसकी एक और कहानी थी, एक स्लेव वाइफ थी इसकी, ठीक है ना। पहले स्लेव थी, फिर इसने शादी कर ली इससे। तो उसके दो सन थे, मेरा एंड चाचा। ये बनना चाहते थे वहां के राजा मेवाड़ के। इन्होंने मिलकर कर दिया इस मुगल का खून, मर्डर कर दिया, ठीक है ना। खुद बनना चाहते थे राजा। इनको सपोर्ट थी कुछ वहां के सामंतों की, कुछ हेडुस की और कुछ लोगों की, बल्कि दूसरी साइड में महाराणा कुंभा की सपोर्ट में भी बहुत लोग थे। अब राणा कौन है? कुंभा। चलेगी किसकी? कुंभा। तो कुंभा ने क्या किया, दो लोग थे। कौन कौन से लोग? अपने दो कमांडर्स थे जिसको भेज दिया इन पर अटैक करने के लिए। ये दो कमांडर थे रनमल और राघव देव, यानी कि रनमल एंड राघव देव। ये दोनों अटैक करने चले गए। मेरा चाचा और इनका साथ देने के लिए आया था एक महपा हलवान। ये ऐसे ही बिचौला बन रहा था, ठीक है। ये आगे अटैक हो गया, हरा दिया। हराए क्या हुआ, ये दोनों मर गए। बचा कौन? एक तो ये बच गया, और चाचा का एक सन था एक्का, ये बच गया। अब जो मतलब जब बच गए ना, इसका क्या काम है? भाग जाओ। भाग कर ही कहां पर चले गए? ये चले गए मालवा। और मालवा में सुल्तान कौन था? मालवा में सुल्तान था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के पास चले गए, कहते भी हमें हमारा राज्य चाहिए, बचाओ। अब महमूद खिलजी को तो बहाना चाहिए था, अभी कैसे मैं मेवाड़ पर अटैक करूं बहाना बुना लेकर। ऊपर से ये मिलकर इसको भेज दी दो, ठीक है। वहां के बारे में जानते हैं। तो इस बंदे ने कर दिया अटैक, कहां पर? मेवाड़ पर, ठीक है ना। मेवाड़ पर तो क्या सीधा अटैक होगा? 1437 में सारंगपुर पर अटैक हुआ। तो अपने जानेंगे मेवाड़ एंड मालवा के कुछ रिलेशंस, क्या इनमें कहानी हुई, क्या इनमें कांड के इधर उधर। तो बच्चों देखिए क्या होता कि सारंगपुर में 1437 में एक लड़ाई हुई। अब लड़ाई में जीता कौन? जीता इसमें कुंभा। हारा कौन? हारा इसमें महमूद खिलजी। तो हारा नहीं सिर्फ ये, इसको लेकर इसको बना दिया प्रिजनर और ले गए इसको मेवाड़। वहां पर इसको 6 मंथ तक एज ए प्रिजनर रखा, उसके बाद इसको छोड़ दिया भी, चल दो। लेकिन ये इसका रिवॉल्व लेने के लिए फिर से आ गया, और 1443 में इसने अटैक किया कुंभलगढ़ पर। कुंभलगढ़ जो आज के राजमंद में है। अटैक किया लेकिन बात नहीं बनी, फिर इसने चित्र खा लिया, वापिस चला गया। इसके बाद
इसी वॉर में क्या हुआ कि एक बाहर बाहर मंदिर था बाण माता का, बाण माता टेम्पल। इसने क्या किया कि जो कुंभा था ना, कुंभा, इसने अपना एक कमांडर भेज दिया और उस कमांडर का नाम था दीप सिंह। ओके बच्चों, इस टेम्पल में कमांडर भेज दिया, इसने लड़ाई की महमूद खिलजी से, काफी टाइम तक लड़ते रहे, महमूद खिलजी की बात चली नहीं, लास्ट में जो दीप सिंह था इसकी कैजुअलिटी हो गई, ये शहीद हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसकी हालत इतनी खराब होगी कि इसने इस मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसी का चूना चूना अपने फौजियों को, अपने सोल्जर्सों को खिला दिया, यानी कि ऐसी तैसी हो गई, चला गया। लेकिन टिकाव तो उसको फिर भी नहीं आया। उसके बाद में बच्चों ये 1446 में मांडलगढ़ में आ गया। मांडलगढ़ कहां पर है? आज के भीलवाड़ा में। हार गया, टिकाव फिर भी नहीं आया इसको, 1456 में फिर आ गया, फिर हार गया। इतनी बार इसने मुंह की खाई, टिकाव फिर भी नहीं आया इसको। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, 1456 के बाद अब बात करेंगे अपने मेवाड़ और गुजरात की। 1456 गुजरात में भी, गुजरात ने पंगे लेने शुरू कर दिए इसके साथ मेवाड़ के साथ। कैसे? अब देखिए बच्चों, ये है यहाँ पर मेवाड़, यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर है मालवा और यहाँ पर है नागौर। ओके बच्चों, तो नागौर में एक सुल्तान था, उसका नाम था फिरोज खान। तो फिरोज खान का बेटा था शम्स खान। तो ये मर गया। अब इसके मरने के बाद राजा कौन बनेगा? सीधी सी बात है, शम्स खान। लेकिन फिरोज खान का एक भाई था मुजाहिदीन, ये कहता मैं बनूंगा, इसको एक्सपीरियंस था, इससे बड़ा था, इसको ज्यादा शानपंथी आती थी, तो ये बंदा राजा बन गया। राजा बन गया, किंग बन गया। तो ये भागा भागा, शम्स खान भागा भागा किसके पास गया? ये गया उमा के पास, क्या बचाओ? उमा कहता ठीक है बचा लेते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि जब तू जीत गया, जब तुझे तेरा स्टेट दे दिया, तो ये बातें माननी होगी। कौन सी बातें बताऊंगा। शम्स खान को बना दिया नागौर का किंग, इसको चक्कर मारा बार, ठीक है। शम्स खान को किंग बना दिया, लेकिन एक कंडीशन थी, क्या? कि वो कभी भी नागौर जो फोर्ट है उसको रीबिल्ड नहीं करेगा, उसको ठीक नहीं करेगा वो, ठीक है ना, उसकी रेनोवेशन नहीं करेगा। क्यों? ताकि कभी इसके कारण मेवाड़ को दिक्कत ना आए, कभी उसको खतरा ना हो। लेकिन बच्चों, क्या ये बात यहां तक लिमिटेड थी? इस बंदे ने, शम्स खान ने, उस फोर्ट का, नागौर के फोर्ट का रेनोवेशन करना शुरू कर दिया। अब रेनोवेशन किया, ये बात जजी नहीं कुंभा को, उसने चक्के इसको पटकनी दे दी, भगा दिया। ये भागा भागा कहां पर गया? ये भागा भागा गया गुजरात। गुजरात में कौन था? कुतुबुद्दीन। उसको कह दिया कि बचा लो मुझे। कुतुबुद्दीन तो पहले बहाने देख रहा था, तो इसने कर दिया कुंभलगढ़ पर अटैक। लेकिन कुंभलगढ़ पर अटैक करते करते एक क्या इसकी दिक्कत आई कि कुंभलगढ़ से पहले था सिरोही। सिरोही का जो एक राजा था, उसने भी इससे हेल्प मांग ली, तो इसने अपने एक सेनापति मलिक शहबान को इसका कमांडर था एक मलिक शहबान को भेज दिया सिरोही, और खुद गया ये कुंभलगढ़। खुद गया। बच्चों, ये इतना बोलना नहीं था कि इसके साथ जाने वाला था, शम्स खान के साथ। शम्स खान ने अपनी एक डॉटर थी, उसकी शादी कर दी थी इसके साथ।
कुतुबुद्दीन के साथ, इसलिए इसके साथ गया, जैसे रिश्तेदारी आ गई थी इसकी अब, ठीक है ना, ससुर था इसका, वो चला गया भाई। अटैक हुआ तो भाई साहब उसकी बाटी मांझी गई, ठीक है ना, ये हुआ था 1456 में, ठीक है ना। इसकी बाटी मांझी गई तो इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि ये हार कर अपने घर पर चला गया। लेकिन क्या ये बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म नहीं होगी। इससे पहले इसने किसको हराया था? मालवा को। तो मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, वो तो छत्र छत्र बैठा था टिक कर, लेकिन उसका एक कमांडर था ताज खान। ताज खान था मालवा से, ठीक है बच्चों। और गुजरात से कौन था? कुतुबुद्दीन। दोनों ने आपस में ट्रीटी कर ली, कहां पर की? चंपानेर में। इसको कहते हैं चंपानेर ट्रीटी। कब की गई ये की गई 1456 में। उन्होंने कहा कि कल्ले कल्ले की तो पार पड़ती नहीं है, इकट्ठे होके जाएं और उनकी बाटी मांझी जाए। लेकिन बाटी तो क्या मांझनी थी, खुद की बाटी मंजवा कर आ गए, खुद हार गए। देखिए रिश्ता है जो, वो तो इनकी तरफ का बंदा था, वो कहता हारे नहीं थे। जो कुंभा था उसने इनको पैसे पूसे दे दिए और भेज दिया। लेकिन कुंभा की खुद की कुछ राइटिंग्स है, उसके आर्टिकल्स हैं, वो कहते हैं भी इनको अच्छी तरह से वॉर में डिफीट किया और इसके लिए कीर्ति पिलर और रसिक प्रिया, इनसे पता लगता है कि वास्तव में उसने उसको एक वॉर में डिफीट किया था, ठीक है ना बच्चों। अब अपने इसके बाद बात करेंगे उसकी उपलब्धियों की, उसकी अचीवमेंट की, कुंभा की अचीवमेंट्स की। तो बच्चों सबसे पहले तो जो कुंभा था वो आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, एजुकेशन, इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। यानी कि वो आर्ट लवर था और उसको एक उपाधि मिली थी विद्यानुरागी। विद्या क्या होती है? एजुकेशन। यानी कि वो एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा लाइक करता था और उसको एक स्टेबल माइंडसेट वाला पर्सन कहा था इन ए वर्ल्ड। स्टेबल माइंड सेट इन वर्ल्ड, यानी कि लड़ाई में ना वो इधर उधर उसका दिमाग हिलता नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि डर के कोई भी जल्दी से डिसीजन ले ले या गलत डिसीजन ले ले। यानी कि उसका जो माइंड सेट था वो काफी स्टेबल था। एकलिंग महात्म्य जो था, उन्होंने तो उसकी तारीफों के पुल ही बांध दी। अकॉर्डिंग टू एकलिंग महात्म्य, इन्होंने बच्चों क्या किया कि कुछ बात बताई इसमें। इनको वेद, संहिता, मीमांस, उपनिषद, व्याकरण, संगीत, इस चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी। यानी कि कह सकते हैं कि काफी वाइज पर्सन था, काफी लिटरेचर को पसंद करने वाला, काफी हिस्ट्री को पसंद करने वाला, हिस्ट्री अपना सब्जेक्ट, और काफी ज्यादा सियाना बंदा था। और इसको कुछ 2 डिग्रीज मिली थी, कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादन प्रवीणेन। कौन सा? अभिनव भट्टाचार्य और इसके अलावा एक और थी, कौन सी थी वो? वीणा वादन प्रवीणेन। ठीक है ना बच्चों, इससे कह सकते हैं कि काफी अच्छा था। उसकी जो कीर्ति इंस्क्रिप्शन है उस पर भी लिखा गया कि काफी वो सियाना था। उसने कुछ
पुस्तक कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांस, दीपिका सूर, ठीक है ना। और जो संगीत राज के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, ये सभी हैं। जैसे पाठ रतन कोश, दूसरा विद्या रतन कोश, थर्ड संगीत रतन कोश, ठीक है ना। फोर्थ है रस रतन कोश, ठीक है ना। इस तरह से उसने बहुत सारे पुस्तक इसके लिखी। इसमें एक और था नृत्य रतन कोश। अभी बताने की जरूरत नहीं, पाठ यानी कि पढ़ाई करना, विद्या ज्ञान, संगीत पता ही है आपको, ठीक है। रस तो उसमें से मजा आएगा, ठीक है ना। प्रकार होता है ना, वीर रस, श्रृंगार रस की कोई सेगमेंट, कोई कविता कैसे लिखी गई है कि वो किसी सेक्रीफाइस को बता रही है या वो किसी प्यार मोहब्बत को बता रही है, इस तरह से, ठीक है। नृत्य यानी कि आपका डांस, ठीक है ना। और उसके अलावा वो मराठी, कर्नाटकी यानी कि कन्नड़ और मेवाड़ी, इन लैंग्वेज में उसने बहुत सारे ड्रामा भी लिखे, ठीक है ना। इसके अलावा उसको राणो रासो भी कहते थे। राणो रासो का मतलब जो स्कॉलर्स को या जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनको कहते हैं राणो रासो। तो ये बंदा ना काफी प्रोटेक्ट करता था, खुद भी ये वीणा बजाता था, वीणा प्ले कर रहा था, कितने इंस्ट्रूमेंट इसको आते थे, म्यूजिक इसको कितना पसंद था, ठीक है ना। और इसके राज में कुछ आर्किटेक्ट थे, जैसे कान्हा व्यास और मंडन। आर्किटेक्चर, कान्हा व्यास एंड मंडन, ये सब थे। अब बच्चों इसकी एक बेटी थी, पुत्री थी इसकी, इसका नाम था रमाबाई। जय जी को जे बच्चे, पंजाबी में एक कहावत है। तो उसको कहते थे वागीश्वरी, रमाबाई को वागीश्वरी। क्यों कहते थे? क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा सियानी थी, समझदार थी, और उसको भी म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एक मेहा है, मेहा ने भी इनकी तारीफों के पुल बांधे हैं कि वहां पर तीर्थमाला थी, पिलग्रिम साइट्स थी, अप्रोक्सीमेट 120। ओके ना बच्चों। इसके अलावा बच्चों कुंभलगढ़, रणकपुर, इस यहाँ पर इन्होंने क्या किया थी, कुछ मंदिर की फॉर्मेशन की थी, कुछ टेम्पल्स की। अब रणकपुर, रणकपुर में जो जैन मंदिर है ना, जैन टेम्पल है, इसमें 1444 पिलर्स हैं, ठीक है ना। बहुत सुंदर है। और इन टेम्पल्स में, रणकपुर के टेम्पल्स थे, एक जो जैन ही दूसरे, और एक और थे कुंभलगढ़ के। इनमें जो हनुमान की स्टैचू थे वो आए थे नागौर से। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत उस टाइम में तरक्की हो चुकी थी। एक खास बात, इन मंदिरों का इनाउग्रेशन किसने किया था? मेहा ने। मेहा वही मेहा, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक खास बात कि इनके टीचर कौन थे, इनके गुरु कौन थे कुंभा के। तो कुंभा के जो गुरु थे उनका नाम था हीरानंद मुनि। इनके गुरु जी थे या इनके टीचर, है ना, गुरु या टीचर। ओके बच्चों। एक खास बात, एक कविराज श्यामल दास है, उन्होंने एक बुक लिखी है वीर विनोद। वीर विनोद में एक बात कही गई है कि जो महाराणा कुंभा है वो आर्किटेक्ट को बहुत पसंद करते थे, और वीर विनोद, सॉरी, इसमें उस पुस्तक में लिखा गया है, और उसमें कहा गया कि जो मेवाड़ था उसमें 84 जो
फोर्ट्स हैं और उन 84 फोर्ट्स में से 32 जो हैं वो कुंभा ने बनवाए हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि ये बात लिखी है कवि पोइट श्यामल दास। यहां पर लिखे इसने वीर विनोद नाम की पुस्तक। अब विनोद वो वाला विनोद बच्चों नहीं है बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर, ठीक है ना। और आइए, और जो रणकपुर के जो जैन टेम्पल थे उसको किसने बनाया था? धनक शाह ने। ठीक है ना बच्चों। तो आदिराव कहते थे इनको वैष्णव नाथ थे। वैष्णव नाथ क्यों? क्योंकि ये विष्णु की वर्शिप करते थे। विष्णु जिस तरह से गुप्ताज करते थे, विष्णु के भगत थे। भोज और करण की जैसे इनको एक चैरिटी करने वाला बताया है। आदिराव भी कहते थे इनको। और इन्होंने एक बनाया था विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जिसको जिसका जो आर्किटेक्ट था वो कौन था? जैता। आर्किटेक्ट उसका जैता। सिर्फ जैता नहीं, जैता ने अपने कुछ बच्चे थे, नेपा, पेमा, उनका, ठीक है ना। इनके साथ पुंजा पुंजा था ना, इनके साथ मिलकर उसने इसको बनवाया। और ये विजय स्तंभ आज के टाइम में राजस्थान पुलिस का सिंबल है। और उस टाइम में एक कहेंगे कि अभिनव भारत काउंसिल थी। अगर किसी को उस काउंसिल का मेंबर का बनना था उसको यहाँ पर आकर तोड़ लेनी पड़ती थी। इस तरह की इसकी पूरी ख्याति थी। तो बच्चों आप उसको अच्छी तरह से पढ़ना। हाँ, अंत में जो महाराणा कुंभा थे इसको कैसे मरे? इनका एक लड़का था उदा। उदा ने इसका मर्डर किया था कुंभा का, ठीक है ना। कि लास्ट में बीमार हो गए थे, एक दिन बैठे तो ऊपर ऊपर कुंभा के लड़के उदा ने उनको धक्का दे दिया। कुंभा नीचे गिर पड़े और मर गए। ठीक है, अब इस लेक्चर को आप अच्छी तरह देखना और बुक में से पढ़ना। थैंक यू।